चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक जहांगीर शाह को देखा है, ठीक है। उनका जो काल था वो 1712 से लेकर 1713 तक था, ठीक है। लंपट मूर्ख जिनको कहा जाता था, और इनको सिंहासन पे किसने बैठाया था? जुल्फिकार खान, ठीक है, जो कि ईरानी ग्रुप के लीडर थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि इन जहांगीर शाह को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, उनको मार दिया जाता है। कौन मारते हैं? तो ये सैयद ब्रदर्स मिलके कहानी खत्म कर देते हैं जहांगीर शाह की, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद सिंहासन पे कौन बैठते हैं? तो उसके बाद बैठते हैं सबसे फेमस, इनफेमस जिसको बोल सकते हैं हम, फेमस नहीं, इनफेमस, फारूक सियर, ठीक है। तो फारूक सियर जिनको घृणित घृणित कायर भी कहा जाता है, ठीक है, घृणित कायर भी कहा जाता है। उनका जो काल था वो 1713 से लेके 1719 तक था, ठीक है। सैयद ब्रदर्स ने इनको गद्दी पे बैठाया था, ओके। इनके काल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ, इन्होंने दस्तक का जो परमिट था वो दे दिया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है, बंगाल, हैदराबाद और गुजरात में, ठीक है। बंगाल में उन लोगों ने बहुत जम के यूज किया उसको, और हम देखेंगे कैसे वो एक्सपैंड किए इंडिया में। तो फारूक सियर को किसने गद्दी पे बैठाया? सैयद ब्रदर्स ने, सैयद ब्रदर्स ने। इनसे पहले भी बहुत सारे बादशाहों को, जहांगीर शाह से और इन दोनों के बीच में कुछ बादशाह और भी हैं जिनको बैठाया था इन लोगों ने, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कोई 2 महीने, कोई 1 महीने के लिए थे। तो सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स भी कहा जाता था, है ना, किंग मेकर्स, इनका नाम पड़ गया किंग मेकर्स। बहुत सारे बादशाहों को बैठाया और हटाया। अब ये सैयद ब्रदर्स कौन थे? तो आपको बताया था मैंने, आपको पीछे लेके चलते हैं। ये जो हिंदुस्तानी ग्रुप है इसके लीडर थे, ये नॉबल्स थे, है ना, कोर्ट के। तो हिंदुस्तानी ग्रुप के लीडर्स थे, बैठा दिया इन लोगों ने बहुत सारे बादशाहों को। अब इसमें 2 भाई थे, सैयद ब्रदर्स में 2 भाई थे, ठीक है। एक का नाम था अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला, ठीक है, और दूसरे का नाम था हुसैन खान। सैयद ब्रदर्स कौन कौन थे? अब्दुल्ला और हुसैन खान, ठीक है। अब्दुल्ला जो थे वो वजीर थे, ठीक है, और जो हुसैन खान थे उनको मीर बख्श बनाया गया था, है ना, मीर बख्शी। मीर बख्शी आप सबको पता है, आर्मी का चीफ मान लीजिए, ठीक है, और वजीर मतलब वही मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सो ऑन। तो ये दोनों थे पावरफुल, है ना, किंग मेकर्स इनको कहा जाता है, याद रखने की जरूरत है, बहुत बार आया हुआ है। और इस काल में 1713 से लेकर 1719 के काल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट चीज़ों में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखते हैं। पहली कि इन्होंने दस्तक दिया, है ना, दस्तक का परमिट दे दिया, किसको? दस्तक दे दिया ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स को दस्तक परमिट दे दिया। दस्तक का बेसिकली मतलब होता था फ्री ट्रेड। दस्तक का मतलब क्या है? फ्री ट्रेड। जो भी ट्रेड आप करेंगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ लाख रुपए वापस देना है मुगल्स को, जो वो देते भी नहीं है बाद में जाके, तो वही वाली चीज़ें फ्री, कुछ टैक्स वैक्स कुछ नहीं देना है, करो। तो वही इनको दस्तक मिला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इनके काल में? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे तो मराठा का जो मैग्ना कार्टा जिसको कहते हैं, है ना, ट्रीटी ऑफ दिल्ली, है ना, ट्रीटी ऑफ दिल्ली इन्होंने किया था। ट्रीटी ऑफ दिल्ली इन्होंने नहीं, सैयद ब्रदर्स ने किया था बेसिकली। अब ये ट्रीटी ऑफ दिल्ली क्या था? तो ट्रीटी ऑफ दिल्ली जो था वो सैयद ब्रदर्स ने, बादशाह तो यही थे फारूक सियर, सैयद ब्रदर्स ने, वो तो बस गद्दी पे बैठा हुआ था, है ना, अपने वो थर्ड जेंडर के पीछे पड़ा हुआ था, है ना। कहा जाता है कि इस काल में जो थर्ड जेंडर था उसकी ज़्यादा बोलबाला था, है ना। और इससे पहले तो एक जो जहांगीर शाह है ना, वो लंपट मूर्ख, उनका तो अलग ही कहानी है ना। लाल कुंवर करके एक थी लेडीज, उसके चक्कर में ये पागल हो गए थे, ठीक है। तो फारूक सियर जो है उन्होंने ट्रीटी ऑफ दिल्ली किया था सैयद ब्रदर्स के साथ, ठीक है। तो सैयद ब्रदर्स ने किया था किसके साथ? तो बालाजी विश्वनाथ के साथ। बालाजी विश्वनाथ के साथ,
ठीक है, ये कौन है बालाजी विश्वनाथ? ये बालाजी विश्वनाथ है पेशवा, है ना, पहले पेशवा ऑफ मराठा, है ना, मराठा अंपायर के पहले पेशवा। और ट्रीटी ऑफ दिल्ली में क्या किया गया? आपको याद होगा कि मोहम्मद शाह ने क्या किया था सबसे पहले, आपको याद दिला देते हैं। मोहम्मद शाह ने मराठास को क्या किया था? चौथ और सरदेशमुखी का परमिट दिया था कि आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं दिया था, इनफॉर्मली दिया था, फॉर्मली नहीं दिया था। इस वाले में ट्रीटी ऑफ दिल्ली में फॉर्मली चौथ, ठीक है, और सरदेशमुखी का, लेट मी राइट इट हियर, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, पेशवा। तो ट्रीटी ऑफ दिल्ली में क्या हुआ था? तो चौथ और सरदेशमुखी का राइट, इनको सरदेशमुखी का फॉर्मल राइट, है ना, लिखित बोलते हैं, लिख के देता हूं, वो लिख के उसको मिल गया था उन लोगों को, मराठास को, और वहां से इनको ऑफिशियली मराठा एम्पायर हाइट पे चले गए, है ना, सबसे पीक पे। इनके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन आते हैं? बाजीराव प्रथम, है ना, वही पद्मावत वाले, सॉरी पद्मावत वाले नहीं, बालाजी मस्तानी वाले, है ना, वो वाले। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं फारूक सियर के बारे में, ठीक है, इनके काल से रिलेटेड। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सफर की ओर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ था इस टाइम पे, है ना, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या था? तो ये जो ट्रीटी ऑफ दिल्ली सैयद ब्रदर्स ने किया था बालाजी विश्वनाथ के साथ, उसमें इन लोगों ने सीक्रेटली एक और, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। तो सीक्रेटली क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था? तो आपको बताया था कि यहाँ देखिए 4 गुट थे, है ना, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। तो उसमें बहुत सारा पॉलिटिक्स हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। जुल्फिकार खान तो गए थे पहले ही काम से जहंदर शाह के साथ, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। कोशिश की जा रही थी कि सैयद ब्रदर्स को वहाँ से हटा दिया जाए इन लोगों के द्वारा, ठीक है। ये जो है ये सादत खान है, ना कि सादत खान है, सादत खान है, ठीक है। हम बात करेंगे इनके बारे में। अवध इन्होंने इंडिपेंडेंट किया था। तो मैं बोल रहा था क्या कि ये 4 गुट थे, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे, और सैयद ब्रदर्स को वहाँ से हटाने की सबका चालू हो गया था, है ना, प्लानिंग। तो इनको भनक लग गए, भाई स्मार्ट लोग हैं ये लोग, है ना, किंग मेकर्स। तो इसने क्या किया, फारूक सियर का धड़ सर से अलग कर दिया कोर्ट में ही। सोचिए, एक मुगल बादशाह का सर अलग कर दिया इन लोगों ने सबके सामने। तो जो भी है तो भाई मुगल बादशाह है ना। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ है? 1707 में हुआ था। तब तक तो भाई बहुत स्ट्रांग थे उस टाइम तक, कोई भूला थोड़ी था औरंगजेब को। तो सबको खटक गया, फिर सबके सामने कैसे बादशाह का सर काट दिया जाएगा, है ना। तो फाइनली सैयद ब्रदर्स को भी एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है। सैयद ब्रदर्स को भी एलिमिनेट कर दिया गया था इसके बाद, है ना। बाद में जाके हम देखेंगे कैसे एलिमिनेट किया गया था। तो ट्रीटी ऑफ दिल्ली के अनुसार क्या हुआ था, सैयद ब्रदर्स ने डील कर लिया था बालाजी के साथ। बालाजी उस टाइम पे बोलते हैं कि 15,000 से 20,000 के सैनिक के साथ वहां तक दिल्ली में ही थे ट्रीटी के टाइम पे, है ना। तो इन्होंने बोला था कि हमारा साथ देना है आपको, है ना। तो बालाजी ने साथ दिया हुआ था इनका उस टाइम पे, तो इसलिए फारूक शेर का गला गया। ओके, तो ये थी कहानी घृणित कायर की। घृणित कायर जो जिनको कहा जाता था, ओके, मैं नहीं कह रहा हूं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं बादशाह पे। हमारे अगले बादशाह क्या है, आप बताइए, अगले बादशाह क्या है? अगले बादशाह है हमारे मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इनको इसलिए कहा जाता है, मोहम्मद शाह, है ना। मोहम्मद शाह का जो काल था स्टूडेंट्स, इनको क्या कहा जाता है, रंगीला के नाम से भी जाना जाता है ना, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। जो इनका जो काल था वो 1719 से लेके 1748 तक था, ठीक है। तो इनके काल में क्या हुआ, तो इनके काल में बहुत सारे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स बाहर आ गए, ठीक है। अगर आपको इंडिया का मैप मैं दिखाऊं, मोटा मोटी दिखाऊं तो, है ना, ये हो गया आपका गुजरात,
इंडिया का मैप आप सबको पता है कैसा है ना? ओके, तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे था हमारा बंगाल। ये जो पार्ट था वो क्या था? पूरा बंगाल का था लगभग। ये क्या था? बंगाल। ठीक है, यहां पे था हमारा ये अवध का पार्ट, अवध का प्रोविंस था। ठीक है, मुगल काल में अवध। यहां पे हमारा था हैदराबाद, यहां पे हैदराबाद। ठीक है, तो ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था ना कि नादिर शाह का अटैक हुआ था 1948 में, सॉरी 1938 में नादिर शाह का अटैक हुआ था। तो उस अटैक में क्या हुआ था कि मोहम्मद शाह तो भैया रंगीला थे, वो हरम में ही रहते थे दिन भर, है ना। नादिर शाह दिल्ली तक पहुंच गए और वो तब तक हरम में ही थे। ठीक है, तो नादिर शाह इनके कोर्ट में आ गए, पहुंच गए, तो ये आराम से फिर बाहर आके बोलते हैं कि भाई क्या है, क्या चाहिए तुमको? तो नादिर शाह बोलते हैं कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है भैया ले लो, है ना। मतलब एकदम चिल आदमी था ये, दिन भर हरम में इसको रहना था और कोई बात नहीं। ठीक है, तो 1739 की कहानी है ये। तो क्या हुआ था कि ये तीनों इंडिपेंडेंट हो गए थे इस टाइम पे। इनके पीरियड में क्या हुआ था, अवध, बंगाल और हैदराबाद तीनों इंडिपेंडेंट हो गए थे। अब इंडिपेंडेंट कैसे हो गए थे? तो कहानी स्टार्ट होती है कहाँ से? इंडिपेंडेंट होने, मैं पहले बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से स्टेट इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम पे। ठीक है, तो एक तो था अवध, है ना। आप अवध देख रहे हो कहाँ पे? अवध इंडिपेंडेंट हो गया 1720 के आसपास। ठीक है, और इसको इंडिपेंडेंट करने वाले इंसान थे सादत खान। सादत खान इसको इंडिपेंडेंट किया। सादत खान कौन थे? याद हो आपको तो, अफगानी ग्रुप के, है ना, अफगानी ग्रुप के लीडर। को हटा देता हूं मैं। तो अफगानी ग्रुप के लीडर थे ये सादत खान। तो उन्होंने क्या किया था, अवध को इंडिपेंडेंट किया था। अवध तो पहले भी था लेकिन उसको इंडिपेंडेंट घोषित किया। इंडिपेंडेंट घोषित करने का मतलब ये नहीं था अभी भी मुगल के अंदर में थे, क्योंकि मुगल के साथ इन लोगों का थोड़ा फीलिंग था कि भैया मुगल है, हमारे ही मुगल है, ऐसा। फिर बंगाल भी इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। बंगाल इंडिपेंडेंट हुआ 1722 में। इंडिपेंडेंट का मतलब टैक्स थोड़ा सा कलेक्शन वो देते थे मुगल को भी, है ना, ईयरली। और इसको इंडिपेंडेंट किया मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। ठीक है, और इसी टाइम पे कर्नाटक भी इंडिपेंडेंट हो, वो इस रीजन में था कर्नाटक। ठीक है, इस रीजन में था कर्नाटक। ठीक है, ये भी अराउंड 1720 से लेके 22 के अराउंड, जब हम पढ़ेंगे कर्नाटक वॉर तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। सादतुल्ला खान, है ना, सादतुल्ला खान। ठीक है, इन्होंने इंडिपेंडेंट किया था। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हैदराबाद जो इंडिपेंडेंट हुआ 1724 में इंडिपेंडेंट हुआ, और इसका नाम आपको पता है निजाम उल मुल्क ने इसको इंडिपेंडेंट किया। ओके, और फिर जाट तो आपको पता ही पहले से इंडिपेंडेंट है, वो उसी टाइम पे इंडिपेंडेंट हुआ था जाट भी। ठीक है, जाट जो थे उतना ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे आप देखेंगे जाट भी इंडिपेंडेंट इसी टाइम पे हो गए थे अपना। उतना बड़ा एम्पायर इनका नहीं था बट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए थे इस टाइम पे। ठीक है, तो इसमें जो बदन सिंह है और जो चूरामल है ना, एंड चूरामल, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट हो गए थे इस काल में, है ना। मोहम्मद शाह के, रंगीला के काल में ये सब इंडिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इस काल में और क्या इंपॉर्टेंट है? तो इस काल में इंपॉर्टेंट है नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, नादिर शाह ने सब अस्त व्यस्त, मुगल को तो ऐसे मतलब कर दिया था कि लाल किला तक सब सिमट गए थे, है ना। अब देखते हैं क्या हुआ था। तो नादिर शाह आए, ठीक है,
नादिर शाह आए कहीं से घूमते फिरते, ठीक है, नादिर शाह। नादिर शाह भैया देखो उस तरफ जो है ना, नादिर शाह अफगानिस्तान के तरफ काफ़ी बोलते हैं ना कि रिसोर्सेज की कमी है उस तरफ, है ना। तो इसलिए क्या करते थे, इनका जो फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी वीक होता था, ठीक है, लेकिन लड़ाकू बड़े अच्छे होते थे ये लोग। तो इनको चाहिए थे पैसे, और इनको पता था कि किस तरफ है सबसे ज़्यादा पैसे, भारत की तरफ, है ना। तो भारत की तरफ आएंगे भैया, मुगल का नाम इतना सुना हुआ है, तो आए वो भारत की तरफ, है ना, पैसे लेने के लिए। कब? 1739 में आक्रमण, हम इंपॉर्टेंट आक्रमण हम इसको कहेंगे, ठीक है। और नादिर शाह को एक और नाम से जाना जाता है, इनको नेपोलियन ऑफ ईरान भी कहा जाता है, कि अफगानिस्तान से नहीं, ईरान से आए हुए थे, ठीक है। नेपोलियन ऑफ ईरान, है ना। नेपोलियन ऑफ ईरान किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। तो नादिर शाह आए हमारे भारत की तरफ जहाँ पे मुगल थे, तो वो पहुँच गए करनाल, ठीक है। तो करनाल में एक बैटल हुआ, करनाल में बैटल हुआ जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ करनाल, इसी साल बैटल ऑफ करनाल 1739, ठीक है। बादशाह कहाँ थे? बादशाह थे हरम में, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला थे हरम में पार्टी करते हुए। कौन गया लड़ने के लिए? तो मुगल की आर्मी गई। तो इसमें दो थे, ठीक है। एक पक्ष था हमारा नादिर शाह का, ठीक है, नादिर शाह का था, और एक पक्ष था हमारा मुगल का आर्मी, है ना, मुगल आर्मी थी एक। अब मुगल आर्मी में से कौन गया था? मोहम्मद शाह तो गए नहीं थे। तो मुगल आर्मी में गए थे 2-3 लोग जनरल, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। निज़ाम उल मुल्क गए थे, निज़ाम उल मुल्क गए थे, सादत खान गए थे, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें। तो ये गए थे दोनों, लड़ाई हुई। अब पता चल गया निज़ाम उल मुल्क सादत खान को कि भैया आप काम ख़त्म होने वाला है। और याद रखना कि निज़ाम उल मुल्क कहाँ, ईरानी सॉरी तुरानी ग्रुप के थे ये, है ना। निज़ाम उल मुल्क तुरानी ग्रुप के नोबल थे, और हैदराबाद को इसको उन्होंने इंडिपेंडेंट किया था उससे पहले ही वॉर से। लेकिन अभी भी मुगल के साथ थे वो, है ना, ऐसा नहीं है, उनकी हेल्प करने के लिए। सादत खान अवध वाले, है ना, दोनों में टकरार थी भैया, ठीक है। सादत खान कहाँ के थे? अफगानी के थे, है ना। तो दोनों में टकरार थी, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं था। तो निज़ामुल मुल्क गए, समझदार आदमी थे, नादिर शाह के पास, बोले कि भैया तुम इतने 70 लाख 80 लाख रुपए ले लो, चले जाओ। नादिर शाह मान गए, बोले कि ठीक है भैया, मेरा तो हो गया काम। फिर सादत खान गए, सादत खान बोले कि यहाँ क्या 70 लाख और 80 लाख ले रहे हो भाई, या 50 लाख ले रहे हो, दिल्ली जाओ, दिल्ली में 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 करोड़, ठीक है। बेचारे को बाद में अफसोस भी हुआ जब नादिर शाह दिल्ली पहुंच के जो कांड किया उन्होंने, नादिर शाह ने, फिर उसके बाद पछतावा हुआ इनको, है ना, पछताए बहुत सादत खान, और फिर सुसाइड कर लिया इन्होंने। लेकिन फिर नादिर शाह गए दिल्ली, बोले कि भैया 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैंने बताया कि गए वो दिल्ली, और हमारे मोहम्मद शाह कहाँ थे? हरम में थे, है ना। तो गए हरम से गए, फिर भैया कौन आया हुआ है देखिए भाई। तो बोले 5 करोड़ चाहिए। नादिर शाह ने बोला मोहम्मद शाह से 5 करोड़ चाहिए। मोहम्मद शाह ने बोला ओके जाइए भैया ले लीजिएगा। लेकिन नादिर शाह बोले कि भैया चलो 1 महीने हम यहीं पे रहेंगे, दिल्ली में थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो दिल्ली में ऐसे ही वो घूम फिर रहे थे, है ना। तो उनके ऊपर एक छोटा सा अटैक हो गया, वो बच गए वो, ठीक है। तो जहाँ पे अटैक हुआ तो वहीं पे उन्होंने तलवार गाड़ दी नादिर शाह ने, और फिर बोला कि ये तलवार जब तक मैं ना हटाऊं तब तक दिल्ली में कत्लेआम होना चाहिए, पूरा दिल्ली को खूना खून कर देना, है ना। और चालू हुआ फिर कत्लेआम, पूरे दिल्ली को बर्बाद कर दिया गया, है ना। और लास्ट में जाके मोहम्मद शाह घुटने के बल जाके बोलते नादिर शाह से क्या चाहिए आपको? नादिर शाह ने बोला मुझे 70 करोड़ रुपए चाहिए। 70 करोड़ रुपए नादिर शाह लेके गए दिल्ली से। कितने? 70 CR, ठीक है। 70 CR लेने के बाद गए नादिर शाह। 5 करोड़ उनको कितना लेना था? 5 करोड़ लेना था, और लेके कितने गए? 70 करोड़, ठीक है।
और उसमें गए भी नहीं, वो और आगे बढ़ गए। सादत खान जो अवध में थे उसके पास गए और बोले तू भी मुझे दे अब 20 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसी गम में बेचारे सादत खान काम से गए। ठीक है, फिर नादिर शाह वापस चले गए, और नादिर शाह ऐसे ही वापस नहीं गए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज भी साथ में लेके गए, है ना। क्या क्या लेके गए साथ में? 70 करोड़ तो लेके गए। इसके साथ साथ पीकॉक थ्रोन जिसपे मुगल बादशाह बैठा करते थे, है ना, वो लेके चले गए। पीकॉक थ्रोन के साथ साथ कोहिनूर, ये तो आप सबको पता होगा, कोहिनूर डायमंड भी साथ ले गए। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे आखिरी मुगल बादशाह जो पीकॉक थ्रोन पे बैठे तो कौन थे? यही थे, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो ये कहानी थी मोहम्मद शाह की। ठीक है, और इसके बाद जो है वो सब छोटे मोटे हैं, उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और नादिर शाह वापस गए और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, है ना, 1747 में। ठीक है, 1747 में ईरान में ये गए काम से नादिर शाह। और नादिर शाह के बाद कौन आते हैं? नादिर शाह जो ईरान वाले थे वो वापस गए, तो नादिर शाह के बाद आते हैं अहमद शाह अब्दाली, नॉट अब्दुल्ला, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और इनका भी आक्रमण होगा इंडिया में। ठीक है, उस टाइम पे कौन होंगे मुगल शासक? अहमद शाह होंगे मुगल शासक। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली अलग हैं, वो नादिर शाह के रिलेटिव नहीं थे, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, और नादिर शाह इनको बहुत पसंद करते थे। ठीक है, और इनको एक टाइटल भी दिया गया था, दुर्रे दुर्रानी का टाइटल अहमद शाह अब्दाली को दिया गया था, नादिर शाह ने दिया था। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहानी थी हमारे मोहम्मद शाह की। नादिर शाह फिर आएंगे आगे जाके, और बस 1748 में मोहम्मद शाह गए काम से, है ना। उसके बाद आते हैं हमारे अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह काफ़ी अच्छे थे, उतने भी अच्छे नहीं थे बट अच्छे थे, है ना, स्टेबल थे। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को हराया था। तो इनके काल को अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट तरीके से, तो इनके काल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे पहले इनका काल देख लेते हैं। तो ये 1748 से लेकर, ठीक है, 1754 तक थे। ठीक है, इनका काल ये है। और इस काल में क्या हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस काल में हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ था। ठीक है, किसका अटैक हुआ था? अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इस चीज में ये याद रखना है, बैटल ऑफ मणिपुर। तो बैटल ऑफ मणिपुर दो लोगों के बीच में हुआ था, दो लोगों के नहीं, मतलब दो गुट में हुआ था। एक तो था हमारा अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, वो नादिर शाह वाला, दुर्रे दुरानी, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, वो आया, आक्रमण किया, वो भी बोला कि भैया मुझे भी पैसे चाहिए। और एक दूसरी तरफ थे हमारे अहमद शाह, मुगल बादशाह अहमद शाह। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो है अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह वाला, दुर्रे दुर्रानी, और यह है अहमद शाह बादशाह, मुगल बादशाह। और इनके साथ साथ कौन थे? सबसे फेमस अवध के नवाब सफदरजंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको नवाब वजीर का टाइटल दिया था अहमद शाह ने, नवाब वजीर, इस बैटल ऑफ मणिपुर के बाद। ठीक है, तो ये जो सफदरजंग थे ये अवध के नवाब थे। ठीक है, ये अवध के नवाब थे। किसके पुत्र नहीं, किसके सक्सेसर? तो याद होगा आपको, सादत खान के। ये जो सादत खान है ना, उसके सक्सेसर थे वो। सादत खान तो सुसाइड से मरे, नादिर शाह बोले भैया पैसा दो, वो दुख में गए कि मैंने बर्बाद कर दिया मुगल एम्पायर को। तो उसका बदला लेने के लिए जब अहमद शाह आए अटैक करने के लिए, है ना, तो सफदरजंग गए कि भैया इसका पश्चाताप मुझे करना है और उसको हराना है, अहमद शाह अब्दाली को। और इन दोनों ने हरा दिया उसको। कौन जीता? ये दोनों जीत गए, है ना, आर्मी मुगल जीत गए। ठीक है, और इसी जंग के बाद सफदरजंग को नवाब वजीर कहे जाने लगा, क्योंकि अहमद शाह ने इसको वजीर बना दिया था मुगल एम्पायर का। ठीक है, तो इस काल में यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस काल के बाद
जो नोटेड चीज़ें हैं वही दुर्र दुरानी आपने पढ़ लिया है, सफदर जंग हो गया, और फिर अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है 1754 में, है ना। और फिर आते हैं हमारे अगले बादशाह जिनका नाम है क्या, अगले बादशाह जिनका नाम था, लेट्स सी, आलमगीर। अगले बादशाह जिनको हम कहते हैं आलमगीर सेकंड, ठीक है। आलमगीर फर्स्ट कौन थे? अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा आलमगीर फर्स्ट कौन थे, बता देते हैं, औरंगजेब थे, ठीक है। तो आलमगीर औरंगजेब थे। अब इनका जो काल है, अगर आप देखेंगे इसका काल जो ईयर है आलमगीर का, वो 1754 से लेकर के 1759 तक है। अब आपने देखा होगा इसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, अगर आपको याद हो तो। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है एक चीज इस काल में, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था इनके काल में 1757 में, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। हम देखेंगे वो भी स्टोरी बंगाल में, कि बंगाल में क्या हुआ था, कैसे वो ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, जब हम बंगाल को देखेंगे तब, ठीक है। तो आलमगीर के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, ब्रिटिशर्स के लिए ये काल बहुत अच्छा था, है ना, ब्रिटिशर्स के लिए बहुत अच्छा था। ब्रिटिशर्स ने एक और बैटल लड़ा था, बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है, बैटल ऑफ बेदरा। अब ये बैटल ऑफ बेदरा किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटिश और डच के बीच में, ठीक है, बेदरा में 1759 में, ठीक है, बैटल ऑफ बेदरा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ओके। और फिर आलमगीर को उसके वजीर ने ही मार दिया था, है ना। तो बैटल ऑफ प्लासी को अगर हम देखें एक बार मोटा मोटी, तो ये ब्रिटिश और नवाब ऑफ बंगाल, हम देखेंगे कौन से नवाब थे, उनके बीच में हुआ था। ब्रिटिशर्स जीत गए थे, एक्चुअल में लड़ाई हुई भी नहीं थी उस टाइम पे, है ना। 23 जून को ये लड़ाई हुई थी 1757 में, और उसमें क्या हुआ था कि वो भाग गए थे, ठीक है, डर के मारे, क्योंकि उनके खुद के ही जो थे, है ना, मीर जाफर, उन्होंने, बोलते ना उसको कि हिंदुस्तान का कल्प्रिट, सबसे बड़ा कल्प्रिट था वो। तो नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिशर्स के बीच में ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ओके। तो आलमगीर खत्म। अब हम चलते हैं अगले बादशाह पे। हम बैटल ऑफ प्लासी और बेदरा देखेंगे। कमिंग ऑफ यूरोपियन में जब हम डच को देखेंगे तो बेदरा का देखेंगे हम बैटल, उसके बाद डच खत्म हो गए थे, ठीक है। और बैटल ऑफ प्लासी तो ऑब्वियसली हम देखेंगे बंगाल में, ओके। अब हम आगे चलते हैं अगले सबसे इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव वॉर जिनके काल में हुआ था, शाह आलम सेकेंड, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय का जो काल है वो है आपका 1759 से 1806 तक। वो आप देखेंगे बहुत लंबा काल है, बट कुछ है नहीं इनके पास उस काल में, ठीक है। तो इनके काल में बहुत सारी चीजें होती हैं। इनका सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इनका नाम क्या था? एक और नाम है इनका इंपॉर्टेंट, इनको एक और नाम से जाना जाता है, अली गौहर, ठीक है, अली गौहर भी इनका नाम था, ठीक है, एक्चुअल नेम। और इनके काल में दो सबसे इंपॉर्टेंट वॉर हुए, ठीक है। इनके काल में दो सबसे इंपॉर्टेंट वॉर हुए थे इंडिया की हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। एक था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें इनका कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है, इनका कुछ लेना देना नहीं था। 1761 में हुआ है ये वॉर। इसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये लड़ाई हुई थी। हम जब मराठा पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि डिक्लाइन ऑफ मुगल कैसे हुआ था, धीरे धीरे करके वो कैसे खत्म हो गए थे।
तो ये अहमद शाह अब्दाली, जिसको मणिपुर में हराया था अहमद शाह ने और सफदर जंग ने, अहमद शाह अब्दाली, दुर्र दुर्रानी और मराठास के बीच में। ठीक है, मराठास के हमारे जो विश्वास राव थे, हमारे बालाजी बाजीराव के जो पुत्र थे 17 साल के, उनकी मृत्यु हो गई थी इसमें। 28,000 से 30,000 मराठा सोल्जर्स मारे गए थे। बहुत ही डिसाइसिव वॉर था हमारे इंडिया का। ठीक है, अगर मराठास उसमें जीत गए होते हैं तो हमारी हिस्ट्री कुछ और ही होती। ठीक है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा बैटल जो इनके काल में हुआ था वो था, आप सबको पता है, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर में सीधा सीधी बोलते हैं ना, एकदम सामने सामने ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल खुल के हराया है ना। किसको हराया? शाह आलम द्वितीय, इनको, शाह आलम सेकंड को। ठीक है, प्लस नवाब ऑफ बंगाल को, है ना, या आप कह सकते हैं मीर कासिम को। ठीक है, प्लस जो उसको हटा दिया गया था उस टाइम पे, भगा दिया गया था, ब्रिटिशर्स ने भगा दिया था। और इसके साथ साथ अवध के नवाब सुजाउद्दौला, है ना, सुजाउद्दौला। ओके, तो इनका फोर्स हार गया था ब्रिटिशर्स से। ठीक है, इनका फोर्स हार गया था ब्रिटिशर्स से। हम देखेंगे, ये हुआ था 1764 में। ठीक है, तो इनके काल में दो चीज़ें याद रखनी है शाह आलम के, कि सबसे पहले तो बैटल ऑफ पानीपत, बहुत इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, 1761 एंड 1764। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, इन्हीं के काल में, बेचारे के काल में, ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया था 1803 में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। और फाइनली इनके काल में ट्रीटी हुआ था, है ना। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 2 ट्रीटीज हुई थी, एक शाह आलम के साथ और एक सुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ था? ट्रीटी हुआ था। शाह आलम की बात करते हैं, सुजाउद्दीन की बाद में करेंगे। तो इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था 12 अगस्त को। ठीक है, इनके साथ, शाह आलम के साथ, और 16 अगस्त को हुआ था सुजाउद्दौला के साथ। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में पूरी तरीके से शाह आलम को, बोलते हैं ना, कि बस रेड फोर्ट तक वो सिमट के रह गए थे, है ना। रेड फोर्ट तक ही रह गए थे, उसके बाहर उनकी कोई वजूद ही नहीं था उनका। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। इस ट्रीटी में क्या क्या हुआ था? तो ये हुआ था शाह आलम सेकंड, इनके साथ शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव जो फिर से आ गए थे, है ना, उनके साथ। ठीक है, दोबारा बुलाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच में ये ट्रीटी हुआ था। इसमें बोला गया था कि शाह आलम को पेंशन दिया जाएगा, है ना, बस। ओके, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में शाह आलम ने यानी ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स भी दे दिए थे, है ना। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा डुअल गवर्नमेंट का सिलसिला, है ना। बंगाल में डुअल गवर्नमेंट का सिलसिला स्टार्ट होता है यहीं से। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था इंपॉर्टेंट? दीवानी राइट्स दे दिया गया था। दस्तक तो पहले से ही था, इसके साथ साथ दीवानी राइट्स हम डिस्कस करेंगे। दीवानी राइट्स क्या होते हैं? यानी रेवेन्यू के राइट्स, रेवेन्यू कलेक्शन का भी जिम्मेदारी अब ब्रिटिशर्स ने ले लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है शाह आलम सेकंड के काल में। फिर हम आते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं। उसके बाद आप देखोगे तो बारी आती है हमारे अकबर द सेकंड की। कौन है? अकबर सेकंड। इनके काल में कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ था। ठीक है, रेड फोर्ट में रहते थे बेचारे, कोई ज़्यादा कुछ आन प्रदान था नहीं इनके बीच में, है ना। और इनका जो काल था वो 1806 से लेके 1837 तक था। ठीक है, तो ये काल था इनका। इनके काल में एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है जो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इनके काल में इन्होंने राजा राम मोहन
रॉय को कहाँ भेजा था? ब्रिटेन भेजा था। किस लिए भेजा था? पेंशन बढ़वाने के लिए। किस लिए भेजा था? पेंशन इंक्रीज के लिए, कि भैया हमारी पेंशन को बढ़ा दो। ठीक है, इसी रिक्वेस्ट से भेजा था। राजा राम मोहन रॉय वापस नहीं आए, वही रह गए। ठीक है, तो ये काल आपको इसमें बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनका 1837 में मृत्यु हो गया। और अब हम चलते हैं आखिरी बादशाह पे। ठीक है, और वो थे हमारे बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड, जिनका काल है हमारा 1837 से लेके 1857 तक। ठीक है, 1857 में रिवॉल्ट हुआ, ये लीडर बने थे और इनको हरा के बाद में 1862 में उसके बाद में ही लाल किला से भगा दिया गया था, इनको रंगून भेज दिया गया था, है ना। रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। ओके, बस यही इनका है। तो इनके काल में क्या हुआ था? रिवॉल्ट ऑफ 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, रिवॉल्ट में ये इनका लाल किला भी छीन लिया गया था उसके बाद ब्रिटिशर्स ने, और इनको बोला था कि जाओ भाई कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में जाके रहो, और उसके बाद वहां से भी भगा दिया। ठीक है, इनके काल बहादुर शाह का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जफर के नाम से भी मशहूर थे, है ना। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो ये जो थे काफी पोएटिक थे, है ना। सबसे पहले तो ये लास्ट मुगल रूलर थे, लास्ट मुगल रूलर। ठीक है, और इनका जो पेन नेम था, ये कविता वगैरह पोएम वगैरह भी लिखते थे उर्दू में। ठीक है, ये पोएम्स लिखते थे उर्दू में, पोएम्स इन उर्दू। ठीक है, और इनका जो पेन नेम था, होता है ना कि किस नाम से, तो ये बहादुर शाह के नाम से नहीं, ये जो पोएम्स लिखते थे ये जफर के नाम से लिखते थे। किसके नाम से? जफर। तो पूछा जाए कि जफर किनका पेन नेम था, है ना, तो वो बहादुर शाह सेकंड का था। ठीक है, जफर के नाम से वो कविताएं लिखते थे उर्दू में। ठीक है, और इन्हीं के कंटेम्पररी कौन थे? मिर्जा गालिब। कंटेम्पररी इनके टाइम पे कौन थे? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, इन्हीं के टाइम पे मिर्जा गालिब थे। ठीक है, और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, रंगून में, और वहीं पे उनको दफनाया गया। ठीक है, और एक बहुत ही फेमस सा लाइन है उनके ग्रेव पे, क्या है? कितना बदनसीब है जफर, है ना, ये जफर, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, है ना। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन ना मिली कुएं यार में। यानी बादशाह, मुगल बादशाह औरंगजेब, आप देखिए कि उस टाइम पे सब कांपते थे उनसे, मुगल से सब कांपते थे, है ना, पूरी दुनिया कांपती थी। और उनकी हालत ये हुई कि बहादुर शाह सेकंड को, जिसमें इतना बड़ा साम्राज्य था उनका, उसमें 2 गज जमीन उनको नहीं मिली कुएं यार में, है ना, भारत में। तो इसे ही कहते हैं कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा डिक्लाइन ऑफ मुगल। ठीक है, अब हम चलेंगे और कमिंग ऑफ यूरोपियंस को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।